सबाई के जोहार। तो चला आज एक क्लास टाइम हमरा करब झारखंड की संस्कृति और सामाजिक संदर्भ। ठीक है। तो हमरा लास्ट क्लास टाइम करो रही कहाँ तक को न लास्ट क्लास टाइम हमरा को जो टॉपिकटा लगल ओटा लगल झारखंड के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। ठीक है कि ना लगल न झारखंड के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। तो यह क्लासटा हमरा लास्ट क्लास करो रही माने इगला हमरा करी ले रही हो। ठीक है। एबार हमरा आगू दिगे को टॉपिक यानी नया टॉपिक एटा भीतरे झारखंड की संस्कृति और सामाजिक संदर्भ कर भीतरे आवे जैसन लोकगीत और नृत्य गीत। ठीक है। तो इगला हमरा करब। तो हमरा लास्ट क्लास करो रही कहाँ तक झारखंड के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। तो यह गिला सबाई तोरा मने करी लेबे जितना जितना पढ़ाई ले एटा भीतरे एग्जाम टपकोते कहा कि इटा बेजाय इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है। तो कहा कि पूछी देतन कि नागपुरी और साहित्यकार पीटर शांति नवरंगी कौन रचनाटा लिख रहा चार्टा ऑप्शन दे देतन तखन तोरा नहीं पारबे बनाइले से जन्य एगिला मने करी लेबे। ठीक है। तो चला आबार आगू दिगे बाढ़े कर हमरा क्वेश्चन करब कि आगू दिगे किना किना नया टॉपिक दिल गला है। झारखंड की संस्कृति एबार दिल गला है कि ना विश्वेश्वर प्रसाद केसरी एक बारो हमरा जानी लब फिगर टाइम तोरा देखे पर दिल गला है एक फोटोटाओ दिल गला है कि कैसन देखा आला विश्वेश्वर प्रसाद केसरी एक बारे हमरा बायोग्राफी टुकु जानी लियो कि कुड़माली साहित्य कर भीतरे किना किना योगदान आहे के कर। ठीक है। तो कुड़माली न है एक बुझा है कि नागपुरी भाषा को लगल। ठीक है। तो साहित्य भीतरे आओ जे आदिवासी जनजाति भाषा कर भीतरे आवे से जन्य इटाও इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे इटाও जाना दरकार लगे कहा कि जेटे छापे पारे क्वेश्चन। तो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के बारे हमरा जाना किना कोई न डॉक्टर बीपी केसरी एक पूरा नाम किना एक शॉर्ट नाम डॉक्टर बीपी केसरी नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। किसके रहे हैं न नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ठीक है। ये भी है कि नहीं उसका तो डाटा दिया हुआ नहीं है नहीं तो मैं ही बता देता। इनके कुछ पुस्तकें नागपुरी भाषा में लिखी। इनके कोई पुस्तकें कुछ पुस्तकें जो है नागपुरी भाषा में लिखी गई है। इनकी प्रमुख कृतियों में नागपुरी भाषा और साहित्य छोटानागपुर का इतिहास कुछ संदर्भ कुछ सूत्र चरित्र निर्माण नेरवा लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा और झारखंड के सदान इत्यादि है। इसके द्वारा जो रचना लिखी गई है मतलब कुछ कृतियाँ जिसको कृतियाँ मतलब पथी के रूप में जाना जाता है उसको इन्होंने क्या क्या रचना किया है याद रखिएगा। पहला नंबर किया है न नागपुरी भाषा और साहित्य। पहला नंबर क्या है ध्यान से देखिएगा। ठीक है। पहला नंबर क्या है न नागपुरी भाषा और साहित्य है। उसके बाद क्या लिखा है न छोटानागपुर का इतिहास कुछ संदर्भ। छोटानागपुर का इतिहास कुछ संदर्भ। उसके बाद क्या है न कुछ सूत्र उसी के अंदर है छोटानागपुर का इतिहास कुछ संदर्भ और कुछ सूत्र। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है न चरित्र निर्माण चरित्र का कैसे निर्माण किया जाता है ये भी लिखा है। उसके बाद नेरवा लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा भी लिखे हैं। ये भी लिखे हैं क्या नेरवा लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा। और लास्ट में लिखा है झारखंड के सदान। क्या लिखा है न झारखंड के सदान और कुछ लिखा है ईटीसी मतलब इत्यादि। ठीक है। याद हो जाइएगा क्या क्या लिखा है न नागपुरी भाषा और साहित्य छोटानागपुर का इतिहास कुछ संदर्भ कुछ सूत्र चरित्र निर्माण। उसके बाद नेरवा लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा। उसके बाद झारखंड के सदान। ठीक है। इन्होंने झारखंडी भाषा साहित्य और संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। इन्होंने क्या किया था डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी ने झारखंडी भाषा और साहित्य और संस्कृति को एक करने का सबसे बड़ा इनका योगदान था। क्योंकि अलग अलग भाषा है अलग अलग संस्कृति है अलग अलग खान पान है तो कहीं जो जनजाति है अपने दूसरे पर भेदभाव ना करे दूसरे की भाषा पर अत्याचार ना करे इसीलिए इन्होंने एक करने का बहुत बड़ा संघर्ष किया था योगदान दिया है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। किसके बारे में न हिंदी साहित्य के बारे में।
चलिए इसमें क्या कहा जा रहा है। झारखंड में हिंदी भाषा में रचित साहित्य समृद्ध एवं संपन्न है। झारखंड में जो हिंदी भाषा में रचा गया साहित्य है वह समृद्ध एवं संपन्न है, मतलब अच्छा है। कहने का मतलब यहाँ के हिंदी साहित्य को गद्य एवं पद में विभाजित किया जा सकता है। झारखंड का जो हिंदी साहित्य है उसको किस में डिवाइड किया गया है, गद्य और पद में डिवाइड किया गया है। ठीक है, गद्य क्या होता है और पद क्या होता है ये कुड़माली का व्याकरण में बताए हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि गद्य साहित्य किसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो नोट्स लेके आए हैं ये कहीं मिलेगा नहीं आप लोग को, इसलिए ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए और जेटेट को बेड़ा पार कर दिए, यानी कि नहीं कीजिएगा तो फिर खेला हो जाएगा, फिर 10-20 साल पीछे हो जाइएगा। तो गद्य साहित्य के बारे में जानते हैं, इसके बारे में क्या कहानी कहा गया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा के किसके न हिंदी भाषा के प्रथम पीढ़ी के कहानीकार वेदनाथ पोद्दार उर्फ बेज बाबू को माना जाता है। यानी कि हिंदी भाषा के जो प्रथम पीढ़ी के कहानीकार थे वो कौन थे, न वेदनाथ पोद्दार थे। कौन थे, न वेदनाथ पोद्दार थे, जिसको प्यार से बेज बाबू कहा जाता था। क्या कहा जाता था, न बेज बाबू कहा जाता था। जबकि राधा कृष्ण द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं। जबकि राधा कृष्ण क्या थे, न द्वितीय पीढ़ी के, जैसे प्रथम पीढ़ी के वेदनाथ पोद्दार थे उसी प्रकार द्वितीय पीढ़ी मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे अभी हम लोग का पीढ़ी चल रहा, तो हम लोग जब चला जाएंगे उसके बाद हम लोग का जो बाल बच्चा आएगा वो सेकंड पीढ़ी हो जाएगा। तो उसी प्रकार सेकंड पीढ़ी का कौन थे, न राधा कृष्ण थे। कौन थे, न राधा कृष्ण थे। ठीक है, राधा कृष्ण की पहली कहानी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। राधा कृष्ण का जो पहली कहानी थी, उन्होंने जो पहला कहानी लिखा था उसका प्रकाशित कब हुआ था, न 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, न 1929 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन टपकेगा। जिसका नाम सिन्हा साहब था, उस कहानी का क्या नाम था, न सिन्हा नाम था, सिन्हा साहब था। उनके अन्य कहानी संग्रह में रामलीला जो 1946 में हुआ, उसके बाद सजला जो 1951 में हुआ, उसके बाद गेंद और गुलाब जो 1975 में हुआ आदि प्रकाशित हुए हैं। इसी प्रकार इनका और भी कहानी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही सब लेके आए हैं। यानी कि ध्यान रखिएगा, राधा कृष्ण द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार थे और उसका जो पहला कहानी रिलीज हुआ था वो क्या था, पहला कहानी कब रिलीज हुआ था, 1929 ईस्वी में, जिसका नाम था सिन्हा साहब। क्या था, न सिन्हा साहब। उसके द्वारा और क्या क्या लिखा गया था, रामलीला, सजला, गेंद और गुलाब। ठीक है, याद रखिएगा क्या क्या, रामलीला, सजला, गेंद और गुलाब, और भी था। ठीक है, अन्य कहानीकारों में द्वारिका प्रसाद, गोपाल दास मुंजाल जिसको मोलोश्री भी कहा जाता था, उसके बाद भुवनेश्वरी प्रसाद भुवन थे। यानी कि और कहानीकार थे, कौन कौन थे वे भी याद कर लीजिएगा कौन कौन थे। द्वारिका प्रसाद, गोपाल दास मुंजाल, उसके बाद भुवनेश्वरी प्रसाद भुवन। ठीक है, भुवनेश्वरी प्रसाद भुवन। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है गद्य साहित्य में कि शिवनंदन प्रसाद ने अल्बर्ट कृष्ण अली के नाम से अनेक कहानियाँ लिखी। यानी कि शिवनंदन जो प्रसाद है उन्होंने एक कहानीकार था जिन्होंने अल्बर्ट कृष्ण अली के नाम से अनेक कहानियाँ लिखी थी। ठीक है, किसने लिखी थी, न शिवनंदन प्रसाद ने लिखी थी। किसके बारे लिखा था, अल्बर्ट कृष्ण अली के बारे में बहुत सारा कहानी लिखा था। उनके कहानी संग्रह है, उनका कहानी संग्रह है। ठीक है, आदि अनादि इत्यादि उनके कहानी संग्रह है। आदि अनादि इत्यादि कलिक पुराण,
यानी कि आदि अनादि काल का उनका कहानी है, जिसका नाम है कलिक पुराण। आदि अनादि इत्यादि कलिक पुराण। श्रवण कुमार गोस्वामी दिनेश्वर प्रसाद, पूरा नाम ध्यान से रखिएगा, श्रवण कुमार गोस्वामी दिनेश्वर प्रसाद। उसके बाद है रीता शुक्ल, रतन वर्मा, प्रहलाद चंद्र दास, जयनंदन, पंकज मित्र इत्यादि झारखंड के हिंदी साहित्य में काफ़ी सम्मानित है। ठीक है, इन लोग क्या है न, झारखंड के हिंदी साहित्य में इन लोग को सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। किसको किसको याद रखिएगा, श्रवण कुमार गोस्वामी, दिनेश्वर प्रसाद, रीता शुक्ला, रतन वर्मा, प्रहलाद चंद्र दास, जयनंदन और पंकज मित्र इत्यादि झारखंड के हिंदी साहित्य में काफ़ी सम्मानित नाम है। याद हो गया? नहीं हुआ तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद उपन्यास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या उपन्यास झारखंड के साहित्य में है। ठीक है, उपन्यास 1906 ईस्वी में प्रकाशित राजपूती शान, क्या है न, राजपूती शान रामचीज सिंह वल्लभ का उपन्यास है। किसका है न, रामचीज सिंह वल्लभ का उपन्यास है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा कि उपन्यास के बारे में भी क्वेश्चन छपेगा। क्या है न, 1906 ईस्वी में, ये तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसका बाद जो उपन्यास प्रकाशित हुआ था वो क्या था न, राजपूती शान। किसने किया था? रामचीज सिंह वल्लभ ने। किसने किया था? रामचीज सिंह वल्लभ ने, जिसे झारखंड का पहला उपन्यास माना जाता है। ये झारखंड का सबसे पहला उपन्यास क्या है न, राजपूती शान। क्या है न, राजपूती शान झारखंड का सबसे पहला उपन्यास है। इन्होंने झारखंड सामाजिक समस्याओं पर आधारित अधिकतर उपन्यास लिखे। जो रामचीज सिंह वल्लभ है, इन्होंने क्या किया था न, सामाजिक समस्याओं पर आधारित अधिकतर उपन्यास लिखे थे। हवलदारी राम गुप्त हलदर, पूरा नाम याद रखिएगा कि हवलदारी राम गुप्त हलदर का कंगाल की बेटी डॉक्टर द्वारिका प्रसाद का घेरे के बाहर, महुआ माझी का मैं बेरी साइल्ला, रनेंद्र कुमार का गायब होता देश इत्यादि चर्चित उपन्यास है। किसका क्या है, फिर से ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा कि किसका क्या उपन्यास है। ठीक है, तो पहला तो समझ गए कि रामचीज सिंह वल्लभ का क्या है न, राजपूतानी शान है। कब प्रकाशित हुआ था न, 1906 ईस्वी में। ये सबसे पहला उपन्यास है झारखंड के इतिहास में। उसके बाद हवलदारी राम गुप्त हलदर क्या चीज़ है न, हवलदारी राम गुप्त हलदर का कंगाल की बेटी उपन्यास, क्या न, कंगाल की बेटी उपन्यास इसके द्वारा लिखा गया है। उसके बाद डॉक्टर द्वारिका प्रसाद, इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था घेरे का बाहर। क्या लिखा था न, घेरे का बाहर। उसके बाद महुआ माझी ने क्या लिखा था? मैं बेरी साइल्ला। याद रखिएगा, महुआ माझी का क्या है न, मैं बेरी साइल्ला। उसके बाद रनेंद्र कुमार का क्या है न, रनेंद्र कुमार का है गायब होता देश। क्या है न, गायब होता देश। ये सब क्या उपन्यास है न, चर्चित उपन्यास है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए झारखंड का उपन्यास के बारे में। चलिए अब नाटक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि नाटक में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। नाटक में क्या है? नाटक जो है 1913 ईस्वी में प्रकाशित अनंत सहाय ओखोरी के नाटक ग्रह का फेर को झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला नाटक क्या है? तो पहला नाटक है ग्रह का फेर। ग्रह संग फेरे लागो। ठीक है, तो क्या है न, ग्रह का फेर झारखंड इतिहास का हिंदी साहित्य का पहला नाटक है। और किसका है न, अनंत सहाय ओखोरी का है। किसका है न, अनंत सहाय ओखोरी का है। कब प्रकाशित हुआ था न, 1913 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था न, 1913 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आज़ादी के बाद नाटककारों में राधा कृष्ण का
भारत छोड़ो 1947 में प्रकाशित हुआ। आज़ादी के बाद जो नाटक प्रकाशित हुआ उसका नाम क्या था? उसका नाम था भारत छोड़ो 1947। क्या है? भारत छोड़ो 1947। किन्होंने किया था? राधा कृष्णन। किन्होंने? राधा कृष्णन ने। उन्होंने अधिक अन्य उपजाओं पर 1954 में लिखा था। उन्होंने अधिक अन्य उपजाओं पर, अन्य उपजाओं का मतलब होता है जो हम लोग अन्न खाते हैं, धान, गेहूँ, चावल, ये सब क्या है? अन्न है। तो इसके बारे में भी इन्होंने लिखा था 1954 ईस्वी में। कब लिखा था? 1954 ईस्वी में नाटक लिखा था। ठीक है। उसके बाद सिद्धनाथ कुमार। किन्होंने? सिद्धनाथ कुमार का जो नाटक है वो क्या नाम है? सृष्टि की सांझ, जो कब प्रकाशित हुआ था? 1954 ईस्वी में। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। याद रखिएगा, सृष्टि की सांझ जो नाटक है सिद्धनाथ कुमार के द्वारा लिखा गया था, जो 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वो अभी कुमारी, और एक चीज़ लिखा था नाटक। किन्होंने? सिद्धनाथ कुमार ने, जिसका नाम है ओ अभी कुमारी। ये कब प्रकाशित हुआ था? न 1966 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ था? न 1966 ईस्वी में। तो नाटक का जितना भी क्वेश्चन था, इसके अंदर जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था, सारा हम लोग कर लिए। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे में क्या दिया हुआ है? न पद्य साहित्य। तो पद्य साहित्य क्या चीज़ है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पद्य साहित्य में किसमें? न पद्य साहित्य में वेदनाथ पोद्दार और चिरंजी लाल शर्मा। पद्य साहित्य में कौन कौन? न वेदनाथ शर्मा और चिरंजी लाल शर्मा। वेदनाथ पोद्दार और चिरंजी लाल शर्मा प्रारंभिक रचनाकारों में से उल्लेखनीय है। प्रारंभिक का मतलब शुरुआती दौर में रचनाकारों में बहुत सारा तो रचनाकार थे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो था वो वेदनाथ पोद्दार और चिरंजी लाल शर्मा। वेदनाथ पोद्दार और चिरंजी लाल शर्मा ही थे। ठीक है। इनमें चिरंजी लाल शर्मा हास्य व्यंग प्रधान कविताएं लिखा करते थे। चिरंजी लाल शर्मा क्या लिखा करते थे? न हास्य व्यंग प्रधान। हास्य व्यंग मतलब जो हंसाने वाले रचना थे, हंसाने वाले नाटक थे, कहानी थे, उसके बारे में चिरंजी लाल शर्मा ने लिखा करते थे। जबकि अन्य कवि पुरानी शैलियों की कविता लिखा करते थे। जबकि अन्य कवि पुराने आदिकाल से चलते आ रहे थे वही कविता लिखा करते थे। वचनदेव कुमार की काव्य कृतियाँ, किसका? न वचनदेव कुमार की काव्य कृतियाँ इहा मस्क, पृथ्वीपुत्र, ओह जन्म, सुनो आदि प्रमुख है। क्या क्या है? न इहा मस्क, पृथ्वीपुत्री, ओह जन्मा, सुनो आदि इसके प्रमुख रचनाकार थे, मतलब काव्य कृतियाँ थे। किसका? वचनदेव कुमार। किसका? न वचनदेव कुमार का। इनके अतिरिक्त बालेंदु शेखर तिवारी, अनुज लुगुन, निर्मला पुतुल, मंजू शर्मा आदि ने भी झारखंड के हिंदी पद्य साहित्य को समृद्ध किया है। यानी कि उसके अलावा वेदनाथ पोद्दार, चिरंजी लाल शर्मा, उसके बाद वचनदेव कुमार, ठीक है, इसके अलावा और भी रचनाकार थे जिन्होंने झारखंड के हिंदी पद्य साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर कामिल बुल्के के बारे। किसके बारे में? जो हिंदी संस्कृत के महान साहित्यकार थे। किसके बारे में? न डॉक्टर कामिल बुल्के। याद रखिएगा, फिगर में देख ही सकते हैं डॉक्टर कामिल बुल्के कैसे दिखते थे पहले ज़माने में। तो चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि इन्होंने हिंदी संस्कृत के इतिहास में क्या योगदान दिया था। तो डॉक्टर कामिल बुल्के हिंदी संस्कृत के महान साहित्यकार थे। किसके थे? न हिंदी और संस्कृत के दोनों मिला के महान साहित्यकार थे।
ठीक है, क्या थे न महान साहित्यकार थे। मूलतः वे बेल्जियम के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे न बेल्जियम के, यानी कि इंडिया के नहीं थे। डॉक्टर कामिल बुल्के इंडिया के नहीं थे, कहाँ के थे न बेल्जियम के थे। उन्हें हिंदी भाषा साहित्य के स्तंभ के रूप में जाना जाता था। यानी कि हिंदी भाषा साहित्य के स्तंभ के रूप में इसलिए जाना जाता था क्योंकि इन्होंने हिंदी के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। डॉक्टर कामिल बुल्के हिंदी के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है, इसीलिए इसको स्तंभ के रूप में, स्तंभ मतलब इसको कोई हिला नहीं सकता। जैसे घर का जो क्या बोलते हैं पाया जो रहता है, स्तंभ जो होता है, उसको कोई तोड़ सकता है? उसको अगर तोड़ देगा तो घर ही गिर जाएगा। जैसे बड़ा बड़ा टाउन में देखिएगा फ्लैट सब बनता है तो नीचे में क्या रहता है, पिलर रहता है। अगर वही पिलर टूट गया तो पूरा घर ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या माना गया है न हिंदी भाषा साहित्य का स्तंभ के रूप में माना गया है। बाइबिल का सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद इन्होंने ही किया था। यानी कि बाइबिल का जो हिंदी में अनुवाद किया था किन्होंने किया था न डॉक्टर कामिल बुल्के ने ही किया था। उनके द्वारा तैयार शब्दकोश इंग्लिश हिंदी अत्यंत लोकप्रिय कृति है। उनकी रचनाओं में राम कथा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उनकी द्वारा जो एक रचना लिखी गई है, ठीक है, वो रचना किया वो किसके ऊपर लिखा गया है न राम के ऊपर लिखा गया है, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है और पूरे भारत में प्रसिद्ध है। उन्होंने भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। भारत सरकार ने इसलिए इसको क्या किया न पद्म भूषण से इसको सम्मानित किया, अलंकृत किया। तो समझ में आ गया डॉक्टर कामिल बुल्के के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट झारखंड की चित्रकारी के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। किसके बारे में न झारखंड के चित्रकारी के बारे में। हेडिंग में देख ही रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और बने रहिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको मिस मत कीजिएगा और स्किप भी मत कीजिएगा। मिस के साथ साथ स्किप भी मत कीजिएगा, वही होता है जो खुदा मंजूर होता है, ठीक है। इसलिए लगे रहिए, एक दिन सफलता जरूर हासिल होगी। तो झारखंड की चित्रकारी के बारे में क्या कहा जा रहा है न प्राचीन भारत में विविध ललित कथाओं में पारस्परिक घनिष्ठ संबंध था। यानी कि प्राचीन भारत से जो चित्र से रिलेटेड था, जैसे अशोक के काल में, मगध के काल में, आदि काल में जो चित्र बना जाता था तो उससे कुछ न कुछ इंडिकेट मिलता था, उससे कुछ न कुछ ज्ञान मिलता था। तो वही चीज़ बोल रहा कि ललित कलाओं में पारस्परिक घनिष्ठ संबंध है। ललित कला और उसके बीच क्या है, घनिष्ठ संबंध है चित्रकला के बीच में। चित्रकला को सभी कलाओं में श्रेष्ठ माना गया है। यानी कि चित्रकला को क्या कहा गया है न सभी कलाओं में श्रेष्ठ माना गया है। भारत में चित्रकला का उद्भव प्रागैतिहासिक युग में हो गया था। किस युग में हो गया था न प्रागैतिहासिक युग में। इतिहास एगो होता लिखित इतिहास के जो पहले वाला इतिहास होता है उसको कहा गया प्रागैतिहासिक युग। तो उसी में चित्रकला का उद्भव हुआ था। झारखंड में चित्रकारी को लोग बहुत ही मनोहर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। यानी कि झारखंड में चित्रकारी सभी लोग को पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि उससे देख के उसको कुछ ज्ञान भी मिलता है और अच्छा भी लगता है, मज़ा आता है। इसलिए उसके माइंड को क्या कर देता है ना, माइंड को खुशी से भर देता है। किससे? अगर किसी क्लास में देखिएगा बच्चा को, या भी किसी भी क्लास में अगर चित्र के द्वारा पढ़ाया जाता है, कहीं भी मशीन हो गया या फिर छोटे छोटे बच्चों को फूल के द्वारा, घर का मतलब चित्र के द्वारा, पौधे के चित्र के द्वारा अगर पढ़ाया जाता है तो वो ध्यान से सुनते हैं और उसको एडप्ट भी करते हैं। इसलिए झारखंड में चित्रकारी को बहुत ही मनमोहक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। संथाल जनजाति में चित्रांकन एक लोक कला के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। कहाँ पर? संथाल जनजाति में चित्रांकन एक लोक कला के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। जादूपटिया शैली काफ़ी प्रचलित शैली है। ये एग्जाम में आता है, जादूपटिया जो शैली है ये काफ़ी प्रचलित है। संथाल समाज के मिथकों पर आधारित इस लोक कला में समाज के विभिन्न रीति रिवाजों
धार्मिक विश्वासों और नैतिक मान्यताओं को प्रस्तुत की जाती है। इसमें क्या क्या प्रस्तुत किया जाता है? जो संथाली समाज में जो प्रचलित शैली है जादू पेटिया, इसमें समाज के विभिन्न रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, नैतिक मान्यताओं को प्रस्तुत किया जाता है, उस पर छपा जाता है। उन चित्रों की रचना करने वालों को संथाली भाषा में जादू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न जादू कहा जाता है। संथाली भाषा में क्या कहा जाता है? उन लोगों को जो जादू पटिया शैली का निर्माण करते हैं, जादू कहा जाता है। यह कला पहले वंशानुगत हुआ करती थी। ये कला क्या होता था न, उसके दादा, उस दादा के बाद उसका बेटा, उसके बाद फिर उसका बेटा करते थे। बट इस शैली में सामान्यतः छोटे कपड़ों या कागज के टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाने वाले पटों पर चित्र अंकित किया जाता है। इसमें क्या करते हैं ना, छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं या कागज के टुकड़े होते हैं, उसको जोड़कर बनाए जाने वाले पटों पर, यानी कि जो कपड़ा होता है उसको, कपड़ा को क्या करते हैं ना, कपड़ा को जैसे छोटा कपड़ा है उसको जोड़ दिए, उसके बाद कागज़ है उसको भी जोड़ दिए, और इसके ऊपर पर चित्र बनाया जाता था, अंकित किया जाता था। प्रत्येक पट 15 से 20 फीट चौड़ा होता था। कितना चौड़ा होता था न? 15 से 20 फीट चौड़ा होता था। और इन पर 4 से 16 चित्र बनाए जाते थे। लगभग कितना चित्र? 4 से 16 चित्र बनाए जाते थे। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता था। कितना चित्र बनाए जाते थे न? 4 से 16 चित्र। और कितने मीटर का चौड़ा होता था न? 15 से 20 फीट चौड़ा होता था। यहाँ पर देख रहे हैं फिगर में कैसा बनाया जाता था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये वाला जादू पेटिया है जहाँ पर ये चित्र बनाया गया है। उसके बाद इसमें क्या कहा गया है? चित्र में मुख्यतः लाल, हरा, पीला, भूरा और काले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा क्या क्या रंग का इस्तेमाल किया जाता था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। लाल, हरा, पीला, भूरा और काले। 1 2 3 4 और 5, टोटल कितना न? 5। ठीक है, टोटल 5 गो। ठीक है, तो टोटल 5 गो रंग का इस्तेमाल किया जाता था। वैसे जंगल, झरनों और पहाड़ों के बीच बसने वाले लोगों का जीवन प्रकृति के सहज सौंदर्य को प्रेरित करता है। इसमें क्या क्या? जंगल, झरना, इसमें क्या क्या अंकित किया जाता था? जंगल, झरना, पहाड़ और लोगों के बीच बसने वाले प्रकृति के बारे में उसमें पूरी तरह सुंदर रूप में छपा जाता था। उनका सौंदर्य बोध उनके घरों की सजावट में प्रतिबिंबित होता है। यानी कि उनका जो सौंदर्य जो चित्र में बनाया जाता था, उसको घर की सजावट में भी ये चीज़ किया जाता था। घर के दीवार में, दीवार में किया जाता था। आमतौर पर साफ सुथरे घरों की दीवारों पर चिकनी मिट्टी का लेप और मिट्टी तथा वनस्पति से प्राप्त रंगों से उकेरी जाने वाली आकर्षक आकृतियाँ इनके समाज का सहज सरल जीवन में निहित कला और सौंदर्य बोध का प्रमाण मिलता है। यानी कि आमतौर पर जो जनजाति, खास करके संथाल जनजाति में, ठीक है, इनके जो घरों का जो मिट्टी होता था दीवार का, खास करके वो चिकना कर दिया जाता था और उसमें क्या किया जाता था? वही जादू पटिया का चित्रकला का वर्णन किया जाता था, उसमें आंका जाता था। फिलहाल छोटानागपुर की जनजातियों की कहवर और सहराई कलाएं जिंदा है। अभी ये सारा कलाएं धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। मंतुक छोटानागपुर की जनजातियों की जो कहवर और सहराई की जो कलाएं हैं ये भी जिंदा है। क्या है न? जिंदा है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? इनको आदिवासी संस्कृति की दीर्घ परंपरा के रूप में विकसित करने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के प्रयास भी चल रहे हैं। अभी सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है कि आदिवासी संस्कृति जो है, जैसे जादू पेटिया हो गया और बहुत सारा, जैसे कहवर और क्या था? कहवर, उसके बाद था आपका सोहराय। ठीक है, कहवर और क्या न? सोहराय। तो ये सारा भी सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि इसको भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिया जाए। ठीक है, कहवर कला में प्राकृतिक परिवेश और स्त्री पुरुष संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण होता है। कहवर कला में क्या क्या होता है ना? प्राकृतिक परिवेश। प्राकृतिक परिवेश का मतलब है
पहले ज़माना की आदिकाल में प्रकृति के अनुसार कैसे उनका खान पान था, रहन सहन था, उसका वर्णन, और स्त्री पुरुष के संबंध, यानी कि स्त्री पुरुष बैठ के कैसे बात करते हैं, कैसे काम करते हैं स्त्री पुरुष, खाना कैसे बनाते हैं दोनों मिलकर, और बहुत सारा चीज़ उसमें वर्णन मिलता है। वही शहरी कला में जंगली जीव जंतुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है। वही शहरी में क्या होता है, जंगली होता है, जीव जंतु होता है, पक्षी होता है, और पेड़ पौधे के बारे में उसमें आंका जाता है, वर्णन किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कहबर और शहरी कला, ठीक है, दोनों कहबर और शहरी कला। कहबर में क्या होता है, प्राकृतिक परिवेश और स्त्री पुरुष के बारे में छापा जाता है, और शहरी कला में जंगली जीव जंतु, पक्षी और पेड़ पौधे के बारे में छापा जाता है। हजारीबाग जिले के जंगली की गुफाओं में चट्टानों पर इस प्रकार के पाषाणकालीन शैल चित्र देखने को मिले हैं। हजारीबाग एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, जहाँ के गुफाओं में यानी कि चट्टानों पर क्या मिले हैं न, पाषाणकालीन शैल चित्र के देखने को मिले हैं। आज भी हजारीबाग जिला एवं आसपास के क्षेत्र में लुप्तप्राय होती बिरहर जनजाति के घरों की दीवारों पर मिट्टी का लेप चढ़ाकर मिट्टी के रंगों से बने चित्रों में कहबर कला की विशेषताएं प्रतिबिंबित होती है। यानी कि आज भी हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर बिरहर जनजाति, ठीक है, कौन सी जनजाति न, बिरहर जनजाति जो धीरे धीरे लुप्तप्राय हो रही है, उसका भी घरों पर मिट्टी का जो लेप बना हुआ है, जो बिरहर जनजाति है, ये जो हजारीबाग जिले में पाया जाता है, उन लोग का जो घर में क्या होता है, जो मिट्टी में जो चित्र बना हुआ है वही आज भी छपा हुआ है। मंतु क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जा रहा है। सरकार को इस पे ध्यान देना जरूरी है। प्रत्येक विवाहित महिला अपने पति के कहबर कला चित्रण करती है। प्रत्येक विवाहित महिला क्या करती है न, पति के कहबर कला का क्या करती है न, चित्रण करती है अपनी दीवारों पर। यह चित्रकारी घर आंगन में विभिन्न ज्यामितियों, आकृतियों में फूल पत्तियों, पेड़ पौधे और नारी प्रतीकों की अनूठी चित्रकारी रूप में की जाती है। यानी कि जो शादीशुदा इंसान है उन्होंने क्या करते हैं न, खुद के बारे में खुद अपने घरों के आंगन में दीवारों में क्या करते हैं न, किसके द्वारा न, ज्यामितिक आकृति के द्वारा, ज्यामितीय आकृतियों में क्या करते हैं न, फूल पत्ती, पेड़ पौधे और नारी प्रतीक, नारी मतलब स्त्री का क्या क्या प्रतीक है उसका रूप का चित्रण किया जाता है। कहबर का सामान्य अर्थ है गुफा में विवाहित जोड़ा। कहबर का सामान्य अर्थ है क्या है न, गुफा में विवाहित जोड़ा। ये नोट कर लीजिए, एकदम इम्पोर्टेंट है। यहाँ से टक्को बे कर ठीक हो, यहाँ से की हो तो न, क्वेश्चन टक्को बे कर तो चलिए उसके बाद क्या बोला जा रहा है। कोह का अर्थ है गुफा और बर का अर्थ है विवाहित दंपति। क्या है न, विवाहित दंपति। कोह का अर्थ है गुफा और बर का अर्थ है विवाहित दंपति, माने शादीशुदा जोड़ा। उसके बाद क्या बोल रहा है, सोहरई भी झारखंड की जनजातियों की प्राचीन चित्रकला है। सोहरई क्या है, यानी कि सोहराई जो फेमस है झारखंड का, ये छोटनागपुर की जनजातियों का क्या है, प्राचीन चित्रकला है। यह प्रसिद्ध पर्व सोहराई से जुड़ी हुई है। ये एक पर्व भी है, सोहराई एक चित्रकला भी है, एक पर्व भी है। देखिएगा सोहराई जब पर्व आता है तो चित्रकला बनाया जाता है घर के दीवारों में या आंगन में। सोहराई पर्व दीपावली के एक दिन बाद मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ना, दीपावली के एक दिन बाद मनाया जाता है। सोहराई चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पुताई से शुरू होती है। सोहराई का चित्रकारी कब होती है, जब वर्षा स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद से क्या होता है ना, घर का लिपाई पुताई होता है। उसी समय से सोहराई का चित्रकारी स्टार्ट हो जाता है। कहबर की तरह सोहराई चित्रकला भी आदिवासी औरतों में परंपरागत हुनर के कारण जिंदा है। यानी कि कहबर में जिस प्रकार लुप्त होते जा रहे हैं, मंतुक कहबर में जो दंपति है उन लोग आज भी उसको जिंदा रखे हैं। उसी प्रकार सोहराई में भी जो स्त्री है यानी कि दंपति है, पति पत्नी,
इन लोग भी सहराई चित्रकला को आज भी जिंदा रखा है उसके हुनर के कारण। कहबर में देवी का विशेष चित्रण मिलता है, जबकि सहराई में कला के देवता प्रजापति या पशुपति का। जिस प्रकार कहबर में देवी का विशेष चित्रण मिलता है, देवी मतलब उन लोग का जो देवी है, नारी देवी, उन लोग का चित्रण मिलता है, जबकि सहराई में पशुपति यानी कि बूढ़ा बाबा का चित्र मिलता है। बूढ़ा बाबा माने शिव भगवान। पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है, क्योंकि पशुपति शिव भोले बाबा को कहा जाता है। शिव भोले बाबा का जो उनका जो दोस्त है वो क्या है न, सांड है। ठीक है, सांड उनका दोस्त है और उसी के ऊपर उनको बैठाकर उसका चित्रित किया जाता है। उसका शरीर डमरू की आकृति का होता है। उसका शरीर क्या होता है न, डमरू की आकृति का होता है। चित्रण शैली के लिहाज से कुर्मी सोहराई और मंझू सोहराई की दो अलग अलग शैलियाँ हैं। ठीक है, याद रखिएगा, चित्रण शैली के लिहाज से यानी कि चित्र के अनुसार कुर्मी सोहराई एक अलग होता है और एक मंझू सोहराई अलग होता है। दोनों का अलग अलग शैलियाँ है। ठीक है, या एगो क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड के और किन किन क्षेत्रों में कहबर और सोहराई का प्रचलन मिलता है। सोहराई जैसे छोटानागपुर मिलता है, कहबर जो हजारीबाग में मिलता है। ठीक है, कहाँ पर मिलता है न, हजारीबाग में मिलता है। तो और किस किस क्षेत्र में झारखंड का मिलता है, कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे न, झारखंड के लोकगीत एवं नृत्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे और आप लोग भी सुनिएगा। ठीक है, किसके बारे में न, झारखंड के लोकगीत एवं नृत्य के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में विस्तृत जानकारी ग्रहण करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक लास्ट किया जाए। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट कीजिए कम से कम। जब इतनी अच्छी क्लास आप लोग को मिल रहा है तो कम से कम कमेंट कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए। चलिए लास्ट करते हैं, यहीं तक क्लास को अंतिम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।